दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात हर सोमवार को किसी ख़ास शख्सियत, किसी विशेष व्यक्ति से कराते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है दीबा सलीम इरफान। दीबा सलीम साहिबा दुबई में रहती हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। दीबा साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। दीबा सलीम साहिबा, आप हमें ये बताएं पहले कि आप अभी कहाँ रहती हैं? मैं दुबई में बेस्ड हूँ जी। वहीं रहते हैं अपनी फैमिली के साथ जी। तो इंडिया आए हुए हैं इस लॉन्च के लिए। जी। दुबई से पहले आपका जो बचपन था वो कहाँ गुजरा? बचपन मेरा ईरान में गुजरा था, तकरीबन 10-12 साल ईरान में थे हम। उसके बाद थोड़ा एजुकेशन स्कूल का जो था वो दिल्ली में हुआ और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। जी। तो ईरान आप किस सिलसिले में गई थी? ईरान एक्चुअली मेरे फादर जो है वो डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो डेपुटेशन पे गए हुए थे ईरान, तो मैं भी उनके साथ गई थी। फिर उसके बाद वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पर वॉर हुई, तो आई वॉज देयर एंड सारा कुछ हमने देखा। और जब वहाँ पे इंग्लिश स्कूल्स वगैरह बंद हो गए तो हम यहाँ आ गए पढ़ने के लिए। मेरे पेरेंट्स वहीं पे रहे। अच्छा, आप यहाँ? जी, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह के पढ़ी और आना जाना रहता था एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर। 3 बार जाते थे हम ईरान जी छुट्टियों में। जी। तो ईरान का जो वो जमाना था जब वहाँ पे इनकलाब आया था और वहाँ पे रजा पहलवी के रिजीम के खिलाफ वहाँ पे आवाज उठ रही थी, उस जमाने में आप वहाँ थी? जी बिल्कुल थी, लेकिन उस जमाने में हम बहुत छोटे थे जी। तो मतलब जब मैंने अपनी नॉवल में जो है वो रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि उस ज़माने के सिर्फ एक फ्लैशेस हैं मेरे दिमाग में, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग किरमान प्रोविंस में थे और ज़्यादातर जो है वो रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में था वो तेहरान में हुआ था। किरमान में इतना ज़्यादा हमने मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंस नहीं देखा था। जी। क्या हालात थे वहाँ के जब आप बचपन में वहाँ थी? क्या उम्र आपकी रही होगी जब आप वहाँ? तकरीबन 12 साल मेरे ख्याल से, 10 साल से लेके और मतलब 19-20 21 साल, 10 से भी छोटे थे इनफैक्ट। ईयर 1 में थे। अच्छा। अब ईयर 1 में 10 साल के होंगे मेरे ख्याल में, 9 साल ऐसे। अच्छा। तो ये जो कुछ भी ईरान में हुआ, इनकलाब आया, वहाँ का रेजिम चेंज हुआ, हुकूमत बदली, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली जी। वो उसका जो पूरा का पूरा जो उसका मंजरनामा था वो आपने बाद में रिसर्च करके जाना? जी, मतलब उस जमाने के जो मेरे इमेजेस हैं, मेरे दिमाग में जो शाह के टाइम के इमेजेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि तब मैं रहती थी उनके पेरेंट्स के साथ जी। और बाद में जो था, क्योंकि मैं हॉलीडे में जाती थी, तो कुछ फ्लैशेस हैं। और उस टाइम में मतलब इनकलाब हो चुका था, तो डिफरेंट टाइप का ईरान था, तो इसलिए जाहिर है कि पूरा जो रेवोल्यूशन का पीरियड है उसके ऊपर मुझे दोबारा रिसर्च करनी पड़ी। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या, आप पर्सनली क्या फील करती हैं? इनकलाब आने के बाद वहाँ का जो माहौल बदला वो बहुत अच्छा था, बहुत खुशगवार कुन था? ये मुश्किल है कहना, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जाहिर है इनकलाब आया तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके फॉर थे, कुछ लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नापसंद करते हैं। अब मेरा पर्सनल व्यू उसमें कहना ये मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मुझे वो नागवार रहा है वो इस वजह से कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हुई जी। उसमें वहाँ के रिजीम के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ कहने की मतलब आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से दैट जी, क्योंकि मैं ईरानियन नहीं हूँ। उनकी क्या मसलेहात थे उस टाइम, वो क्या चाहते थे, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से दैट। मुझे पसंद नहीं रहा क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो गई उन दिनों जी। वैसे भी आपने अभी फरमाया कि आप बहुत छोटी थी। जी बिल्कुल। तो आपने तजुर्बा नहीं किया? नहीं। और मुशाहदा भी नहीं किया? रिसर्च किया? जी, रिसर्च। आप ये बताएं कि आपने ये जो नॉवेल लिखी जिसका टाइटल है उर्मा, ये जो नॉवेल आपने लिखी इसके सरकमस्टांसिस क्या थे? कौन से वो हालात थे, क्या बात थी जिसने आपको ये नॉवेल लिखने के लिए मजबूर किया? जैसे कहते हैं वंस अ राइटर ऑलवेज अ राइटर, तो बचपन से ही मुझे कुछ इधर उधर लिखने की बीमारी आप कहिए, पेन लिया तो कहीं ना कहीं लिखते रहते थे जी। तो जो ख्यालात हैं उनको हमेशा लिखने की मतलब रही है एक मतलब जैसे कहते हैं एक डिजायर रहा है। किस फॉर्मेट में लिखती थी इसके पहले? हमेशा मैं मतलब या तो पोएट्री के फॉर्म में या तो थॉट्स जिसे कहते हैं आप, 1 पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिया, जो भी देखा, जो मंजर देखा उसके ऊपर या जो फीलिंग हुई उसके ऊपर। तो ये जो नाम है उर्मा या थॉट है वो मैंने लिखा था 1989 में,
अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, पढ़ाई है, उसके बाद शादी, बच्चे, तो इनको उठा के हमने रख दिया। लेकिन फिर दोबारा जो है वो 5 साल से मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, रिसर्च करी, ईरानियों से बात करी काफ़ी, जो उन दिनों ईरान छोड़ के गए थे, कि उनका क्या हाल थे उस ज़माने में, कैसे उन्होंने महसूस करा वगैरह। फिर मैंने ये लिखा जी। तो मतलब मुझे क्या चीज़ मुतासिर करी, क्यों मैंने ये लिखी, आई थिंक इट वॉज मोर अबाउट विमेन इन ईरान। होता यह है कि कोई भी जगह में अगर वॉर हो या रेवोल्यूशन हो तो उससे लोग बहुत डिस्प्लेस हो जाते हैं। अच्छा, और टीवी पे हम लोग अक्सर ये चीज़ें देखते हैं, इनफैक्ट अब तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन वी डोंट फील कनेक्टेड। जब तक कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कुछ असर उससे ना हो, हम लोग ज़्यादा मतलब महसूस नहीं करते हैं मेरे ख्याल से। तो जब वो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वॉर हुई, और जो टीवी पे मंजर दिखाए जाते थे, क्योंकि मैं इंडिया में थी और मेरे पेरेंट्स वहाँ थे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा जी। तो उन्हीं दिनों मतलब मैंने लिखा कि वहाँ जो लोग हैं, जो विमेन हैं, उन लोगों के फैमिलीज बिछड़ी हैं, बच्चे मर गए, हस्बैंड्स चले गए, वॉर पे गए। तो आई थिंक ऑल दैट समवेयर लेफ्ट अ मार्क, मतलब ना चाहते हुए भी वो जहन में कुछ एक इमेजेस छोड़ गए। जी जी जी। तो मैंने बहुत कोशिश करी उससे बाहर निकलने की, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा थॉट था, ऐसी स्टोरी थी कि एक मफल्ड एक औरत है, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई उस वजह से, तो उसी वजह से मैं ये आई थिंक लिखा। जी। उर्मा जो कैरेक्टर है, जाहिर सी बात है कि जो पूरी कहानी है उर्मा नावल की, वो उर्मा कैरेक्टर की गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उर्मा कैरेक्टर को शायद इसके राइटर ने खुद जिया है, ऐसा लगता है। आपने जिया तो नहीं है, क्योंकि आपने अभी फरमाया कि जिस ज़माने में वहाँ पे इनकलाब आया था, और जब वहाँ पे बेचैनी और इस तरह के हालात थे, ख़राब हालात थे इनकलाब के ज़माने में, तो उस वक्त आप छोटी थी, तो ऑब्वियसली आपने उस दौर को जिया नहीं है, लेकिन आपने इतनी गहराई से उस कैरेक्टर को महसूस किया है कि आप खुद एक तरह से उर्मा बन गई हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एक ऑथर को अपने कैरेक्टर्स की लाइफ को महसूस करना चाहिए, उसको दे एक्चुअली लिव द लाइफ। तो अगर आप मेरे घर वालों से पूछेंगे तो ज़रूर आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे दिन थे कि मैं उर्मा में इतनी गुम जाती थी कि यू नो कौन क्या बात कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, आई वॉज काइंड ऑफ डिटैच्ड। तो मतलब इसके हर एक कैरेक्टर में आई एक्चुअली पुट माई सेल्फ देयर एंड लिव्ड फॉर अ वाइल। जी। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि आपको लगता है, या जो भी पढ़ेगा उसे लगेगा कि काफ़ी मैंने क्लोजली उसे महसूस करा है। वो इसलिए होता था कि अक्सर मतलब जब मैं रिसर्च कर रही हूँ ईरान के बारे में, तो जो सीन्स हैं उसको देख के, ईरानियन म्यूज़िक सुन के, आई यूज्ड टू एक्चुअली गो इनटू दैट लाइफ। वो लोगों ने क्या महसूस करा होगा उस ज़माने में। जी। तो आई थिंक उसी वजह से आपको लगा होगा, बट नहीं, मेरी लाइफ नहीं है बिल्कुल ये, और इट्स अ कम्प्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर। जी। ये सब क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल, जो आपने महसूस किया या जो आपने पढ़ा, जो आपने रिसर्च किया, उसको बुनियाद बना के आपने बिल्कुल, क्योंकि चालूस के बारे में मैंने इसमें एंड में लिखा भी है कि आई हैव टेकन सम लिबर्टीज इन चेंजिंग यू नो वो जगह के बारे में, बिकॉज आई फेल इन लव विद चालूस एज अ चाइल्ड। इट्स अ कोस्टल प्लेस इन ईरान। एक साइड में कैस्पियन सी है, दूसरी तरफ पहाड़ है और बीच में रोड है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट। तो उसके बारे में, मतलब वहाँ के बारे में जो मैंने लिखा है, इट्स ऑल डिफरेंट, इट्स ऑल फिक्शनल, बट दैट प्लेस, द नेम चालूस एग्जिस्ट। अच्छा। लेकिन वहाँ स्नोफॉल नहीं होती है जैसा मैंने इसमें दिखाया है जी। लेकिन वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जैसे कि मैंने इसमें बताया। दैट्स ऑल फिक्शनल, बट आई वाज सो मच इन लव विद दैट प्लेस कि मैं उसको मतलब उस तरह के मैंने इमेज दिया है। जी 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 जी। आप ये बताइए दीबा साहबा कि इस कहानी का जो थीम है, इस नावल का जो थीम है, वो दरअसल थीम क्या, आप कहना क्या चाहती हैं, मैसेज क्या है आपका? मैं कहना ये चाहती हूँ कि लोग जो हैं, जो किसी वजह से अपने लव वन से बिछड़ जाते हैं या अपने होमलैंड को छोड़ना पड़ जाता है, जो कि आजकल अक्सर कंट्रीज़ में देखा गया है, आफ्टर वॉर या डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उन लोगों के दिल में खलिश रहती है कि हम अपने वापस वतन जाएं, कैसे लगेगा। उनको एक रहता है कि हमारा वतन वो नहीं रहा। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट no matter how many years you're away from your home, you of course love your country, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं, आप अपना कंट्री अपने दिल में लेके घूमते हैं। मतलब अगर हम दुबई में हैं, हम भी उतने ही इंडियन हैं, हमारे दिल में भी उतना ही इंडिया धड़कता है कि अगर हम यहाँ इंडिया में रहें तो इसी तरह से जो उर्मा हैं, वो जब उनको ईरान छोड़ना पड़ा, वो काफ़ी साल तक भटकती रहीं, सोचती रहीं, ढूंढती रहीं उस ईरान को
जो वो छोड़ के आई हैं पीछे. फाइनली शी रियलाइज्ड, जो ग्रीस में रह रही हैं, वो एथेंस में रह रही हैं, शी रियलाइज्ड दैट ईरान इज नथिंग बट व्हाट शी इज कैरिंग, हर फ्रेंड्स अराउंड, यू नो, द लाइफ दैट शी वांटेड टू लीव, वो अपने साथ में वहाँ महसूस कर सकती हैं. अपनी खाली यादों में रहने से जो है वो उससे नहीं फायदा है. जी. तो दैट इज एग्जैक्टली, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन रियली रिलेट टू इट, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो इस दौर से किसी ना किसी टाइम पे अपनी ज़िंदगी में गुजरते हैं, या कॉलेज छोड़ते वक्त, या अपनी सिटी छोड़ते वक्त. तो मतलब यू कैन रिलेट टू इट. उर्मा को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था. जी. क्यों? कौन से वो हालात थे जिन्होंने उनको अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था? एक्चुअली हुआ ये था कि इनको मैंने, जैसा कैरेक्टर में पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी, मजा नहीं खत्म करूंगी, लेकिन ये है कि उर्मा जो है शी इज हाफ ईरानियन, तो हाफ फ्रेंच एंड हाफ ईरानियन. एंड इनके जो डैड हैं बहदाद साहब, ही इज हाई ऑफिशियल इन द ईरानियन गवर्नमेंट शाह के टाइम में. और उस जमाने में जितने भी शाह के टाइम के लोग थे और जो गवर्नमेंट में थे, उन सबको या तो एग्जीक्यूट कर दिया गया था और या उनको कंट्री छोड़ के जाने पड़ा था. ना ही खाली वो, बल्कि उनकी एंटायर फैमिली को ये थ्रेट था, मतलब उनको महसूस होता था. अब काफ़ी लोग उसमें से जिनके पास ये मीन्स थे कि जा सकें, छोड़ के चले गए थे कंट्री. तो शी वॉज वन ऑफ देम. इनकी आंट जो हैं उनके रिलेटिव्स थे फ्रांस में, पेरिस में, तो दे मैनेज टू गो टू फ्रांस. तो बिकॉज दे कुड, मतलब अगर चाहते मेरे हिसाब से तो आधी ईरान छोड़ के चली गई होती. जी जी जी. तो ये था. जी. कोई भी राइटर जी जब लिखता है तो वो या तो लिटरेचर को खूबसूरत बनाना चाहता है या समाज को बदलना चाहता है. दीबा सलीम क्यों लिखती हैं? आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ फ्रीइंग माई सेल्फ. यहाँ पर कुछ ख्यालात दिमाग में होते हैं जो कि मतलब इतना बेचैन कर देते हैं कि बस मेरा दिल चाहता है कि वो लिखा जाए, लोग पढ़ें, उसको महसूस करें, जो मैंने महसूस करा है वो महसूस करें. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट उर्मा. ऐसे बहुत ख्यालात हैं जो अभी हैं दिमाग में, जो काफ़ी मतलब यू नो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ हैवॉक. तो आई एम पेनिंग देम. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा आएगा, काफ़ी अगर आप पढ़ें उसको तो महसूस करेंगे तो इसमें सीरियस टोन है, इमोशनल टोन है, ह्यूमर भी है, लेकिन हर आदमी का एक अलग स्टाइल होता है लिखने का. तो आई थिंक आई थ्राइव ऑन ट्रेजेडी लाइक दिस. तो नेक्स्ट नॉवल भी जो है वो उसी तरह से इमोशनल होगा इंशाल्लाह. लिख रहे हैं हम उसके ऊपर, अभी रिसर्च कर रहे हैं. इसमें भी इमोशंस भरे हुए हैं. बिल्कुल. जगह जगह. जी बिल्कुल. आप हिंदुस्तान में पैदा हुई थी? जी हिंदुस्तान में पैदा हुई थी. आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत होगी? बिल्कुल. तो आपने कभी हिंदुस्तान में इतने मसाइल हैं, इतने टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखने के लिए, कभी आपको किसी टॉपिक ने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया कि उस टॉपिक पर लिखा जाए? वेल एक्चुअली ये होता है कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से आप लिखते हैं. जी, तो आई एम श्योर यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लिखा जा सकता है, और बहुत ऑथर्स हैं यहाँ पर लोकल जो लिख रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से जो बचपन में कुछ एक आध चीज़ ऐसी हो जाती है जो दिमाग में अटक जाती है, जिसे कहते हैं, इट लीव्स यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ थॉर्न आई थिंक. तो वो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो है वो ईरान ने जो इम्प्रेशन छोड़ा था, और उसके बाद ठीक है बेस और बैकग्राउंड इज ईरान, उसके अलावा जो है इट इज़ लॉस. इट्स लॉस ऑफ लव वन, लॉस ऑफ कंट्री, लॉस ऑफ होम, लॉस ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नो. तो उसके बारे में मैंने लिखा है. उसके अलावा जो अब नेक्स्ट है, इट्स मोर अबाउट विमेन इशूज़. तो जो आई थिंक विमेन आर वेरी स्ट्रांग. तो मेरे हिसाब से जो है जो स्ट्रांग ना हो, जो मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होती हैं, नॉट बिकॉज दे ऑफ देयर रिलीजन, नॉट मुस्लिम, बट इलिटरेट हैं, पॉवर्टी में हैं, दे डोंट हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, दे डोंट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट स्टिल आई थिंक कि विमेन आर वेरी स्ट्रांग. तो जो नहीं होती हैं, जो सप्रेस करी गई होती हैं, स्टिल उनके दिमाग में जो ना वो एक एस्पिरेशन होती है, दे वांट टू राइज, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई फील कि मेरी किताबें जो हैं उनको इंस्पायर करें, यू नो, और उनको इत्तला दें ऐसी चीज़ों की जो उनको ना पता हो, जैसे जो कि मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट नॉवल में होगा. इसमें जो है वो आई थिंक इट्स जस्ट इंस्पायरिंग कि यू कैन बी, you know, you can be big, you can be successful, you can be a lot of things, because all women characters in this are strong. आप अपनी तहरीर के जरिए औरतों को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, उनको एम्पावर करना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं कि तुम भी मर्दों के मुकाबिल हो.
Yes, I don't fight for equality. जी But yes, they have to stand strong. I mean, उनकी अपनी individuality होती है, personality होती है, and I think they should. Yes. जी औरतों अभी आप औरतों के बारे में जिक्र कर रही हैं, औरतों की अपनी अलग नफ्सियाती पेचीदगियां होती हैं, जी, बिल्कुल। नफ्सानी ख्वाहिशात होती हैं, उसको आपने बहुत खूबसूरती से उर्मा के कैरेक्टर के जरिए पेश किया है। Thank you. कैसे कर सकें इसको आप? वो क्या सोचती है, उसकी जिनसी ख्वाहिशात किस तरह की है, उसकी नफ्सियाती पेचीदगियां कैसी हैं, किस तरह की हैं, बहुत खूबसूरती से पेश किया। मैं चाहता हूं कि आप उस कैरेक्टर के उस पहलू पर थोड़ा सा रोशनी डालें। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि इसमें एक आध चीज़ें हैं जो मतलब कुड बी, जो लोग ना, मतलब उसको आई वुड लाइक टू से दिस, इट्स नॉट वेरी कॉमन। जी, जैसे जी। कि उस दिन भी लॉन्च पे एक साहब जी, बोल रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। जो मतलब वो ये सोच रहे थे कि आपने सोचा कैसे ऐसे। जी। बट अगर आप सोचिए कि एक मैंने कैसे सोचा इज बिकॉज लाइक मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिन तक मैं अकेले रही उस कैरेक्टर के साथ, दिन भर रात भर सोचना उसके बारे में कि एक उस टाइप की सिचुएशन में आदमी क्या महसूस कर सकता है। तो अगर आप ये सोचिए, एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना प्यार छोड़ के, जो वो सोचती थी कि हमारी ज़िंदगी उसके बिना हो नहीं सकती है, और 20 साल अलग रहे और वापस आए उसी जगह पर एक बार देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको वो जो चाह होगी, ढूंढने की जो चाह होगी कि हम उसको मिल सकें कभी, वो उसको हर चेहरे में नजर आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लोअर वो हो तबके का, कि मिडिल या हायर जो भी हो। तो इसमें जो शो करा है, आई थिंक इट्स दैट फीलिंग कि एक आदमी जो तड़प के किसी को ढूंढना महसूस, यू नो, ढूंढना चाहे, तो वो कैसे ढूंढेगा। जी जी। तो इसमें आपने बहुत बहुत खूबी के साथ औरतों के एहसासात और उनके जज्बात की तर्जुमानी की है। इसमें आप बहुत कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ दीपा जी कि दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, खासतौर से आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो टेररिज्म का मसला है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी आपके जहन में ये बात आई है कि कभी आप टेररिज्म पर कुछ लिखेंगी? आगे क्या कहना तो मुश्किल है, अब पता नहीं, हो भी सकता लिखें, लेकिन इट डिपेंड्स एक्चुअली। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, तो आई थिंक टेररिज्म इज समथिंग विच इज स्कैरी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो वो, और जब मैं लिखती हूँ एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुझ पे इम्पैक्ट करता है जी। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस इशू के ऊपर ही लिखूंगी तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑन मी। तो आई डोंट नो। अच्छा चलिए, आप टेररिज्म को छोड़िए, कहना मुश्किल है। टेररिज्म छोड़िए, दुनिया में इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, एकता, एक दूसरे से मिल के रहने का जो एक रविश है होनी चाहिए, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने देश से मोहब्बत, देशवासियों से मोहब्बत, दूसरे रिलीजन के लोगों से मोहब्बत, दूसरी जात के लोगों से मोहब्बत, दूसरे इलाके में रहने वाले लोगों से मोहब्बत। ये जो है मोहब्बत, इस मोहब्बत को की क्या जगह है आपकी सोच में और आपकी जिंदगी में, और आप उसको किस तरह देखती हैं, और क्या आपने सोचा है कि इसके बारे में कभी आप लिखेंगी? बिल्कुल, आई थिंक एकता, यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कल्चरल या डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट आपस में मिलकर रहें, खासतौर से इंडिया में हम लोग को बहुत जरूरत है इस चीज की। बिल्कुल, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के मजहब, तरह तरह की जात, तरह तरह की जुबानें बोलते हैं, तरह तरह की तहजीबें हैं हम लोग की अलग अलग। तो ये हालांकि है हिंदुस्तान, इन तमाम इसके बावजूद हम मिल के रहते हैं, एक रहते हैं, लेकिन और भी इत्तेहाद पैदा हो हमारे अंदर। कभी आपने इसके बारे में गौर किया, या क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? बिल्कुल, हम लोग को इनफैक्ट मिलके रहना चाहिए, और उसके ऊपर आइंदा हो सकता है कि मैं लिखूं भी। हाँ, यही मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिखूंगी मैं इंशाल्लाह, जरूर लिखूंगी इनफैक्ट जी। बट वही है कि कैसे और कब आएगा, आई थिंक इट विल जस्ट कम टू मी, क्योंकि जब तक कि मैं खुद उस पर मतलब इसे कहते हैं महसूस मतलब एक हो सकता है, क्योंकि मैं इंडिया से काफ़ी दूर रही, या जो बचपन था वो यहाँ से नहीं इतना रह पाई इंडिया में, तो डिफरेंट फीलिंग रही होगी उस ज़माने में। लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक, और क्योंकि पिछले 13 साल से मैं दुबई में हूँ, तो वो भी एक वजह हो सकती है। बट यू आर राइट, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप उस तरह की चीज़ें पढ़ें जिसमें कि यूनिटी हो। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि दीबा सलीम एक बहुत ही अच्छी राइटर हम लोगों को मिली है,
तो हम लोग चाहते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोग चाहते हैं कि आपका इस्तेमाल एक राइटर की हैसियत से ज़्यादा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें जिससे समाज को फ़ायदा हो। इसलिए बिल्कुल, मेरा इंशाल्लाह, सवाल नहीं ज़रूर लिखेंगे हम। बहुत इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात बोली इस टाइम, ये मेरे दिमाग में मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई थी, जी। बट डेफिनेटली जो आगे नॉवेल्स लिखूंगी मैं उसमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखूंगी। अभी आपने फिलहाल उड़मा के बाद कुछ सोचा है कि आप किस टॉपिक पर लिखेंगे? जी, मैंने उस पर रिसर्च शुरू कर दी है। in किस fact. पर? दिस इज अबाउट अ कपल विच इज टॉर्न बाय कैंसर। जी। और एक्चुअली हो ये रहा है कि दुबई में भी जैसे है, बहुत ज़्यादा विमेन रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और उसमें यह है कि लॉट ऑफ विमेन दे डोंट इवन नो, उनको मतलब उसके मसाइल नहीं मालूम है या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। दे आर क्वाइट इग्नोरेंट irrespective of the fact कि they are very educated, जी, still they are not। जी, जी, जी। तो मैं चाहती हूँ कि अब नेक्स्ट नॉवल जो है ये बाकी चीज़ें सुपरफिशियल, बिकॉज एक नॉवल के अंदर काफ़ी प्लॉट्स होते हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये यूनिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी देयर ऑफ कोर्स, बट मेन जो है वो आई वांट टू वर्क ऑन दैट। तो अभी मेरे एक डॉक्टर से, इसमें भी जैसे था, मैंने जो कैरेक्टर लिखे हैं वो उन लोगों से काफ़ी रिसर्च करके ही लिखा है। जी, जी, जैसे एक डॉक्टर जो इसमें है, तो आई हैव स्पोकन टू दैट पर्सन, कार्डियोलॉजिस्ट, एंड यू नो डन अ रिसर्च। So now I'm doing a research on cancer, you know, जी। क्योंकि कुछ भी जो लिखेंगे I have to feel it. जी, It's important. जी बिल्कुल। उर्मा नावल जो आपने ओरिजिनली लिखा वो इंग्लिश में लिखा, जी बिल्कुल। उसका किसी और जुबान में भी तर्जुमा हुआ? जी, आई मीन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जब इंग्लिश मैंने लिखा तो वो किसी तरह से जो है वो उर्दू मीडिया के लोगों को मिला। उर्दू प्रेस क्लब में तारिक फैज़ी साहब हैं, उन्होंने पढ़ा, उनको बहुत पसंद आया वो इंग्लिश का, तो उन्होंने हमसे, इनफैक्ट दुबई में थे, फ़ोन आया तो उन्होंने हमसे परमिशन मांगी कि अगर आप परमिशन दें तो हम लोग जो है इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, बिकॉज ही फेल्ट दैट दिस इज यू नो वेरी, दिस गोइंग टू बी वेरी गुड इन उर्दू। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उनको परमिशन दी, और इत्तेफाक ये देखिए जरा कि हमारी जो ऑल इंडिया लॉन्च थी यहाँ पर उसमें इंग्लिश के लिए, उसी दिन उन्होंने जो है वो उर्दू का भी करवा दिया। अच्छा, इसका लॉन्च हो गया? जी, उर्दू और इंग्लिश दोनों का जो है वो 17 तारीख को हुआ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। इंडिया इस्लामिक सेंटर, यस। जी 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 जी। चलिए, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 6-8 महीने में या 1 आध साल में आपकी दूसरी किताब भी आ जाएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप हम सब की दुआ है कि आपकी दुआएं चाहिए, बिल्कुल, कि आपने जो ये नॉवेल लिख के एक नगीना लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर को दिया है, उस तरह से आप और भी नगीने अदब को देती रहें, और इसी तरह से आपकी दूसरी नावल भी आए और उसका इसी शानदार तरीके से इंडिया में और दूसरे मुल्कों में रस्म इजरा हो, और हम लोग उससे महजूज हों और उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू।